तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका VVI शॉर्ट क्वेश्चन होगा क्लास 12th के 2023 के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कूलम्ब के नियम को लिखें। कूलम्ब के नियम को समझाना है आपको। कूलम्ब का नियम क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कूलम्ब के नियम को जानने के लिए आपको जानना होगा चार्ज के बारे में। कूलम्ब का नियम बेसिकली जो होता है वो चार्ज के लिए होता है। और किस तरह का चार्ज होगा? तो चार्ज आपके पास हो जाएगा दो तरह का चार्ज, एक होता है प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज। चाहे कोई भी चार्ज हो, या प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, दोनों चार्ज के लिए कूलम्ब का नियम लागू होता है। क्या बोला था? देखिए, कूलम्ब का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, ठीक है, या वैसे आवेश के लिए लागू होता है जो किसी सरफेस पर गोलाकार सतह में फैला हुआ हो। तो क्या बोला है? देखिए, इस नियम के अनुसार यदि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 को एक दूसरे से r दूरी पर रख दिया जाए, दो आवेश है Q1 और Q2, अगर उसको r दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों आवेश के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल का मान, दोनों आवेश के बीच जो बल लगेगा वो बल का मान जो होगा आवेशों के गुणनफल के परिमाण का समानुपाती होगा, ठीक है। एवं आवेशों के बीच के दूरी जो हम लोग r दूरी लिए हैं उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब अगर आपके पास एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का दूरी अगर मान लीजिए r है आपका, तो बोला गया है क्या, इसके बीच जो बल लगेगा वो बल यानी कि F जो है ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें नॉट हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। और इंटू मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाय r स्क्वायर होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है किसके लिए? कूलम्ब का नियम से, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब का नियम, और कूलम्ब के नियम से ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, देखते हैं हम लोग। बोला था रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? देखिए, बोला जाता है क्या, आपके पास जो आवेश है, आवेश को हम लोग क्या कर सकते हैं, जब किसी सतह पे हम लोग आवेश को देते हैं वो सतह पर क्या होता है, फैल जाता है। तो ये आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन तीन प्रकार से होता है, या तो लंबाई के हिसाब से होगा, या उसके क्षेत्रफल के हिसाब से होगा, या उसके आयतन के हिसाब से होगा, ठीक है। तो आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तीन प्रकार से होता है, लंबाई के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, और आपका आयतन के हिसाब से। तो एक नंबर जो आपको पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व में क्या होता है कि अगर हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लेंथ के हिसाब से करते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, किसी चालक के लंबाई में उपस्थित कुल आवेश को, किसी चालक के लंबाई में स्थित कुल आवेश को, लंबाई में जितना आवेश होता है उसके लंबाई के अनुसार जो आवेश होता है उसको हम लोग रेखीय आवेश घनत्व के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। और यदि चालक की लंबाई को L ले लिया जाए, टोटल आवेश को Q ले लिया जाए, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हम लोग बोल रहे थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व जो हम लोग बोल रहे थे, ये आपका हो जाता है चार्ज बाय लेंथ। चार्ज बाय लेंथ। चार्ज को हम लोग Q से दिखाते हैं, लेंथ को L से दिखाते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा आपका Q बाय L। चलते हैं यूनिट के ऊपर। तो इसका जो SI यूनिट होता है, चूंकि ऊपर में चार्ज है, चार्ज के लिए कूलम्ब लिखेंगे, नीचे में आपका लंबाई है, लंबाई के लिए मीटर लिखेंगे, तो ये बन जाता है कूलम्ब पर मीटर, जो यहाँ दिया हुआ आपका कूलम्ब पर मीटर। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला में चलते हैं हम लोग,
तो कूलम जो चार्ज है, चार्ज के लिए हम लोग IT यूज करते हैं और लंबाई के लिए L यूज करते हैं। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है आपका IT L⁻⁻1। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्या, रेखीय आवेश घनत्व। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय का मतलब होता है सरफेस यानी कि एरिया, यानी जब आपका आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन, जब आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्रफल के हिसाब से हो, पृष्ठ के हिसाब से हो, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्या है देख लीजिए, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। यदि चालक का क्षेत्रफल A हो जाए और इस पर आवेश Q हो जाए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q बाई A, यानी कि चार्ज बाई एरिया। ठीक है, यूनिट का बात करते हैं हम लोग कि इसका यूनिट क्या होना चाहिए। तो चार्ज के लिए हम लोग कूलम यूज करेंगे और एरिया के लिए हम लोग मीटर स्क्वायर यूज करेंगे। तो ये हो जाता है आपका कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो जाएगा आपका क्या, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग डायमेंशन के तरफ। तो डायमेंशन पे चलते हैं हम लोग, क्या हो रहा है इसका डायमेंशन देखिए। इसका SI मात्रक तो आपका हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर, और अगर हम लोग इसका डायमेंशन पे चलते हैं तो डायमेंशन के लिए क्या देखेंगे हम लोग, चूंकि ऊपर में चार्ज है, चार्ज के लिए हम लोग IT लगाते हैं और नीचे में एरिया है, एरिया के लिए हम लोग लिखते हैं L⁻²। तो फाइनली आपके पास हो जाता है IT L⁻⁻2 और आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा IT L⁻²। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों आयतनिक आवेश घनत्व। आयतनिक को हम लोग कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज आवेश डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी मतलब हो गया आपका आयतनिक आवेश घनत्व। क्या होता है देखिए, किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में, आयतनिक का बात आ गया तो आयतन के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो क्या होता है, किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, आयतनिक आवेश घनत्व के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आयतनिक आवेश घनत्व का मतलब हो गया कि आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे आयतन के हिसाब से। ठीक है, अब चलते हैं कि इसको सूचित किससे करते हैं। तो इसको हम लोग सूचित करते हैं रो से, इसको हम लोग रो से सूचित करेंगे। इसको रो RHO इसको इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, रो से सूचित किया जाता है। ठीक है, यदि किसी चालक का आयतन V हो जाए और कुल आवेश Q हो जाए तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी Q इक्वल टू हो जाएगा चार्ज बाय वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज बाय वॉल्यूम। अब यूनिट का बात करते हैं हम लोग। तो चार्ज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, चार्ज के लिए हम लोग यूज करते हैं कूलम। ठीक है, और वॉल्यूम के लिए बात करें तो ये हो जाता है मीटर क्यूब। तो ये हो जाता है आपका कूलम पर मीटर क्यूब हो जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं अगर हम लोग, तो ऊपर आपका चार्ज है जिसके लिए हम लोग IT यूज करते हैं और नीचे आपका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के लिए आपका L³ हो जाएगा। तो जो बन जाता है IT L⁻³ आपका -3 बन जाता है, जो कि इसका क्या है, इसका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है, हम लोग चलते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है, अगर आप सारा क्वेश्चन 100% आप कर लेते हैं तो इतना आप कंफर्म रहिए कि आपका एक भी शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। यहाँ तक कि अगर आपको 10 का जवाब देना है, हो सकता है आप 12 जान रहे होंगे, 13 जान रहे होंगे, तो जो भी होगा आप सारा का सारा क्वेश्चन हो सकता है आपको इससे आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा बढ़िया से इस बात को। तो देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। देख लीजिए क्या बोल रहा है।
आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होता है दोस्तों, अभी हम लोग जान रहे थे अगर आपके पास कोई चार्ज Q1 है और कोई चार्ज Q2 है, यदि दोनों चार्ज यहां पे रहेगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 के जगह 3, 4, 5 चार्ज हम लोग ले लेते हैं और किसी एक चार्ज का बात करें तो इस पर ये भी फोर्स लगाएगा, इस पर ये भी लगाएगा, इस पर ये भी लगाएगा, इस पर ये भी लगाएगा। सारे चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो जिस पे फोर्स सभी लगा रहा है तो किसी भी एक पर जितना भी तरह का फोर्स लगेगा सबका बीजगणितीय योग, मतलब सबको जोड़ना है। जो बीजगणितीय योग निकलेगा बल का वो आपका रिजल्टेंट होगा और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहेंगे। तो क्या है देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार यदि कुछ आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो किसी भी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले स्थिर विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब सारे के कारण, किसी के कारण F1 लगेगा, किसी के कारण F2 लगेगा, किसी के कारण F3 लगेगा, तो सबको अगर सम कर दिया जाए तो वो आपका रिजल्टेंट बन जाता है। सपोज मान लीजिए किसी के कारण F1 लग रहा है, फिर F2 लग रहा है, फिर F3 लग रहा है, n चार्ज है तो आपका Fn लग रहा है, तो सारा का बीजगणितीय योग जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कूलम्ब के नियम की सीमाओं को लिखें। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, कूलम्ब के नियम की सीमा, मतलब कूलम्ब का जो नियम है इसका लिमिटेशंस क्या क्या है। तो सबसे पहली बात कि कूलम्ब का नियम तो आपको बिंदु आवेश के लिए कार्य करता है, या अगर किसी सरफेस पर आवेश फैला हुआ है और वह सरफेस गोलाकार है, स्फेरिकल है, तो उस पर कूलम्ब का बल काम करेगा, कूलम्ब का नियम काम करेगा। तो देखिए क्या है कि कूलम्ब का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेश पर लागू होता है, एक बात तो ये हो गया आपका। और जो गोलाकार हो, मतलब गोलाकार वस्तु पर आपका गोलाकार वस्तु पर, गोलाकार सतह पर जहां पर चार्ज पूर्ण रूप से फैला हुआ हो वहां भी आपका कूलम्ब का नियम कार्य करता है, ठीक है। एवं इनके ऊपर आवेश समान रूप से फैला, मतलब अगर गोलाकार वस्तु पर आवेश समान रूप से फैला हुआ हो तो वहां पर आपका क्या होता है कि कूलम्ब का नियम कार्य करता है। साथ ही दूसरा वर्ड क्या है देख लीजिए, दूसरा नंबर क्या है आपका, कूलम्ब का नियम बहुत कम दूरी से लेकर के बहुत अधिक दूरी तक के लिए लागू होता है। यानी छोटा दूरी हो या बड़ा दूरी हो, कहीं भी हो, कूलम्ब का नियम आपका कार्य करता है। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर। तो ये था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, मतलब कूलम्ब के नियम के महत्व। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कूलम्ब के नियम का महत्व क्या है आपका, कूलम्ब के नियम का महत्व मतलब इंपॉर्टेंस, कूलम्ब के नियम का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको समझना है। ठीक है, तो पहली बात तो बोले अभी हम लोग क्या कि कूलम्ब के नियम से हमें उन बलों के बारे में जानकारी मिलती है जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक से बांधे रखकर परमाणु का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एटम है, ये एटम है आपका और ये आपका न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऑर्बिट में घूम रहा है और सबसे अंदर में क्या है N+P। ये N+P यानी अंदर का पॉजिटिव चार्ज और बाहर का एक नेगेटिव चार्ज, ये दोनों जिस बल से बंध करके रहता है वो आपका कूलम्ब का बल है, यानी कि कूलम्ब का नाभिकीय बल है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, कूलम्ब के नियम से हमें उन बलों के बारे में जानकारी मिलती है जिनसे
जिनसे एटम जुड़कर अणु बनाते हैं। अगर अणु का बात किया जाए तो कोई भी अणु जो है बहुत सारे परमाणु से मिलकर के बनता है। तो बहुत सारे परमाणु से मिलकर के जो बनता है, बहुत सारे परमाणु से जो मिलकर बनता है, वो परमाणु को एक साथ जोड़ के रखने में आपका कूलम्ब का नियम ही काम करता है। क्लियर? तो ये था आपका कूलम्ब के नियम का महत्व। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहां आपके पास हम लोग जानेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बारे में। पहले यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बारे में समझेंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं एकांक धनावेश। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एकांक धनावेश, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है कि एक सिंगल यूनिट का चार्ज, यानी कि एक भाग चार्ज का कोई एक यूनिट के बारे में बोला जा रहा है, और जो पॉजिटिव हो उसको हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज करते हैं, एक यूनिट चार्ज को। और चूंकि ये एक यूनिट चार्ज है तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? एक यूनिट चार्ज को यूज करते हैं, और इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम टेस्ट चार्ज भी कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है इसका नाम? टेस्ट चार्ज भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता की ओर। क्या बोला जा रहा है सुनिए। अगर आपके पास कोई टेस्ट चार्ज है, अगर आपके पास कोई टेस्ट चार्ज है, यानी कि प्लस क्यू नॉट, इसको हम लोग क्यू नॉट पढ़ते हैं, और यहां अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये दूरी को हम लोग अनंत मानेंगे। अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने पर इस पे एक बल लगता है, इस पे एक बल लगता है, इसे ही हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। ठीक है, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव होगा, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी बिंदु पर लाया जाता है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो बल का अनुभव किया जाता है उसे ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो बल लगता है उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सूचित करते हैं ई से। किससे सूचित करेंगे इसको? हम लोग ई से सूचित करते हैं, कैपिटल ई से इसको दिखाया जाता है। तो ये देख लीजिए, इसको हम लोग ई से सूचित करते हैं। क्लियर? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज आपका फर्स्ट सेशन था। नेक्स्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि एक दिन में 10, 12, 15 क्वेश्चन करें हम लोग, शॉर्ट क्वेश्चन, और बीच बीच में हम लोग 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन करते रहेंगे, और साथ में ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए